भगवान राम के भी मंदिर पर हरे रंग का बाबरी मस्जिद का झंडा था। एक बार बंदूक लेके गए, डंडा लेके गए, जय श्री राम का नारा लगाते गए, गोली खा के आ गए। ये गोली मरवाने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहो। पंजा और हाथी छूना बंद कर दिया, साफ हो गई। साइकिल छूना बंद कर दिया, हाफ हो गई। और भाजपा को छू दिया, हमारे साथ हो गए। तो ये आप जान सकते हैं। एक और आपका बयान बहुत वहाँ पे वायरल हुआ था। आपने कहा कि अभी पाकिस्तान वाला बक्सा खुल रहा है। अरे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा, पाकिस्तान कहाँ से आ गया? तो मछुआ समुदाय के 18% आबादी है। आप पंजा छू कर पावर में उन्हें दे दिया, वो पावर वाले हो गए, पैसे वाले हो गए, तुम्हें पाँव में पहुंचा दिया। आपने हाथी छू कर उन्हें हीरो बना दिया, दलदल से महल में पहुंचा दिया। पूरा 365 दिन तो अपना खाते हैं, लेकिन वो 5 दिन खिलाते हैं और 5 दिन मीट मीट बतियाते हैं और 5 दिन पौआ पिलाते हैं और फिर वोट लेकर 5 साल इन्हें लतियाते हैं। इंडिया मतलब यूपीए का कब्रिस्तान है। बस उसके जितने भी घोटाला है वो इसमें इसमें नया नाम देकर इसमें दफन करना है। तो सपा के साथ इसीलिए था, बसपा भी थे। सपा, बसपा, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, 4 पार्टी मिल के संयुक्त उम्मीदवार थे इंजीनियर टू निषाद लड़े थे। अब हल्ला सपा ने कह दिया मेरे साथ हैं। बसपा ने वोट नहीं दिया होता तो कैसे जीतते उस समय। पीस पार्टी, निषाद पार्टी अब क्यों नहीं जीत लेते हैं भाई। लेकिन क्या अन्याय किया पिछली सरकार ने मालूम है? उर्दू अनुवादक भर्ती करके इनकी नौकरी छीन ली। अब निषाद तो उर्दू पढ़ता नहीं बेचारा, और न मछली उर्दू पढ़ती है, तो उर्दू अनुवादक की क्या जरूरत है मत्स्य विभाग में। 9 साल में बहुत बड़े नौ काम किए। निषाद राज का किला मैंने पर्यटक स्थल घोषित कराया, 56 फुट की मूर्ति लगवा दिया। जनता बदलाव करती है ना, बदला नहीं भाई। बदलाव वो कह रहे हैं कि हाथी बटन दबाते वो हीरो हो गए, और निषाद कैसे जीरो हो गए भाई। आप तो अपना ही पैर पकड़वा रहे हैं। देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज का बेटा हूँ, मैं मंत्री थोड़ी हूँ, मैं संतरी हूँ उनका। संतरी आरती उतारने वाली क्या है? मतलब क्या आप स्वयं मतलब भगवान की तरह आपके कार्यकर्ता मानते हैं? हम आपको तो निषाद राज, गोराज महाराज और भगवान राम के गले लगे मूर्ति लगे। पहले केवटा मल्लावा कहा जाता, अब निषाद जी कहा जाता। हमें निषाद राज के किले के बारे में पता ही नहीं था कि हम भगवान राम को पार उतारने वाले और उनको गले लगाने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो इतिहास 13 किताब लिखा तो उनके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उनकी आस्था है, उसके कैसे मैं रोक सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का शो द इंटरव्यू। आज के शो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी शख्सियत से जो परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी कुछ खासियत भी है। वो पेशे से डॉक्टर हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों, कठिन सवालों पे भी मुस्कुराते रहते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं। जी हाँ, डॉक्टर संजय निषाद की हम बात कर रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर हैं, पार्टी चलाते हैं, मंत्री हैं, कई दायित्व हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ करके चलने में क्या क्या ऐसा आप करते हैं कि सबका तालमेल बना रहे? 23 साल प्रैक्टिस किया लेकिन अब जब इधर आ गया पॉलिटिक्स में, तो चूंकि जब मैं पेशे से चिकित्सक था तो उसमें 30% रोगी ऐसे होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे कि किराया भाड़ा ले, वापस दवाई की बात छोड़ दीजिए, वापस जाने की शक्ति नहीं होती। मेरे सामने एक दूध मंडी लगती थी, सुशी, उन्हीं के सहारे वो सब आ जाते थे कि अब हमारे यहाँ वहाँ चलो डॉक्टर साहब को दे देंगे, वो आपने तो आ तो गए बेचारे उनके साथ। इधर से जाने के लिए मैं तो ये पता चला कि उसमें से और जो रोगी हैं लगभग, उसमें से 70% रोगी जो बचे हैं, उसमें से लगभग जो 70% बचे हैं उसमें से 80% ऐसे हैं वो कहते थे बहुत बढ़िया दवाई लिखी है। चाहे पैसा की कमी नहीं, पैसा भाई पैसा बहुत कम देते थे वो, तो कहते हैं पैसे का नहीं, हमारा बहुत बढ़िया लिखी है दवाई डॉक्टर। हमने कहा भाई मेरा रूल्स है कि ऐसे ही दवाई है, बहुत सस्ती दवाई पौधों की है, तो हम कुछ नहीं कहते। तो पता चला 20% ऐसे लोग कहते थे हमें अच्छे डॉक्टर बताओ। तो ये जो सामाजिक विषमता थी, जो आर्थिक विषमता थी, तो इसे पता चला कि गांव के लोग ये राजनीति के शिकार हैं, वही गरीब हैं, और जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सफल हैं। तो उसमें पता चला कि जो भी नौकरी वाले होते थे ज़्यादातर, पता चला हम इस पार्टी में हैं, उस पार्टी में, उस पार्टी में। मतलब जो पार्टी या पॉलिटिकली रूप से ट्रेंड हैं या किसी भी पॉलिटिशियन के अंदर हैं, वो उस जाति के समाज, उनका पॉलिटिकल गॉडफादर है, तब तो उनको जो है
पावर पैसा है और जिसका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं है वो तो पावर इसीलिए तो आपने इसके वजह अपनी से हमें पार्टी धीरे शुरू कर दी तो उसमें ऐसे एक किताब निर्बल हमें शोषित लोगों के लिए। निश्चित उसमें एक किताब पढ़ने का अवसर मिला और अबाउट द पॉलिटिक्स उसमें लिखा था कि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से भी कम नहीं है, अधिक है। ईश्वर की हाँ, शक्ति से। और ये दोनों एक हाथ में राजनीति, एक हाथ में तो धर्म आप धर्म होना चाहिए। तो दूसरा उसमें दूसरे पन्ने में लिखा था कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है और उसके साथ एक मतलब सामाजिक संगठन हो। और आगे लिखा था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। सामाजिक संगठन जितने हैं वो एक जहर हैं अगर उनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लास्ट पन्ने में चौथे में लिखा था कि द वोटर इज द रियल गॉड इन द डेमोक्रेसी। वोटर जो है इस लोकतंत्र में असली भगवान है, वो साइनिंग अथॉरिटी है, वही भाग्य विधाता है। लेकिन वोटर पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है, मतलब वह राजनीतिक रूप से वो बेहोश है, उसे पता ही नहीं है कि हमारे वोट में इतनी ताकत है। और वो बेहोश है इसलिए बेहोश आदमी का चाहे कुछ भी लूटिए, धन लूटिए, इज्जत लूटिए, गला काटिए, चाहे हिस्सा लूटिए। तो ये पॉलिटिकली बेहोश लोगों के बारे में था कि ये पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिकल पार्टी जो होता है इनका वोट लेने के लिए पूरा 365 दिन तो अपना खाते हैं, लेकिन वो 5 दिन खिलाते हैं, 5 दिन मीट मीट बतियाते हैं और 5 दिन पौआ पिलाते हैं और फिर वोट लेकर 5 साल इन्हें लतियाते हैं। ये आया ट्रेंड। तो क्या यही थॉट था कि आप पॉलिटिकल गॉडफादर बन गए? आप ये सोच के आ गए कि आप अपने आप को गॉडफादर कहते हैं? नहीं, मैं नहीं कहता। क्यों गॉडफादर? तो इस तरीके से कहना नहीं, अपने हम आप नहीं को कहते जन लोग कहते हैं, आपके सभी कार्यक्रमों में लिखा रहता है पॉलिटिकल गॉडफादर। अब ये पॉलिटिकल गॉडफादर उसी ऑफ उसी फिशरमैन, किताब से ये पॉलिटिकल मिला क्या? गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमारे कुंभकार एक जगह है पौंडीचेरी में। कोरोना में जब एक समय था कि बहुत हम सोशल, तो 40 साल से मैं सोशल वर्क करता हूँ। मैं हाई स्कूल में था तब से मैं एक किताब महाराजा सिंह भारती की मिली थी जो है सृष्टि और प्रलय। उस समय कोरोना में मैंने बहुत लोगों को जान बचाई थी। कई देशों में जब मैं डॉक्टर था तो मैं लगभग 14 देशों के लोगों के कंटिन्यूस में कई बार 4 कॉन्फ्रेंसेस अंतर्राष्ट्रीय करा चुका था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। जब मैं डॉक्टर था तब मैं ऑल इंडिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर में खोला था। उस समय मैं उसका वाइस ऑल इंडिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर का नेशनल प्रेसिडेंट था। मैं इस चीज़ को मैं बता दूं कि वहाँ विश्व मछुआ दिवस पर हमें बुलाया गया था और मेरे जो कृतित्व हैं, जो मेरे व्यक्तित्व हैं, जो उत्कृष्ट कार्य थे, उसके आधार पर उन्होंने, और इसलिए दिया कि वहाँ जो बोला, जो उस पर स्पीच जो वहाँ लोगों की समिति थी, जो उन्होंने कि द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ जो है अपर कास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। तो आज अपर कास्ट इज द अपर है, हर जगह वो पावर पैसे पर है और सम्मान में है, वो अपने ताकत में है। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम हुए। तो आज जो दलदल में है वो भी महल में है और वो भी राजनीतिक रूप से वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड उसे प्राप्त है, उसे राजनीतिक सुरक्षा देती है जो पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल गार्ड फादर कुछ करता नहीं है, वो राजनीतिक सुरक्षा दिलाता है, राजनीतिक जो राजनीति में से उसे बराबर करता है, उसे मतलब समस्याओं का समाधान करके। पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ मिल्क मैन हुए माननीय मुलायम सिंह, वो भी आप देख लीजिए हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारे वहाँ भी कोई पॉलिटिकल गार्ड फादर नहीं, आज के बाद पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफिसर मैन की उपाधि इनकी दी जाती है। और हम लोग अगर नीचे हैं तो विधान के मुताबिक, अगर हम नीचे हैं तो संविधान के मुताबिक तो हमें बराबर क्या आसन है। तो आपके वोट से ही अगर सब लोग शक्तिशाली हो सकते हैं, तो मछुआ समुदाय के 18% आबादी है, आप पंजा छू कर पावर में उन्हें दे दिया, वो पावर वाले हो गए, पैसे वाले हो गए, तुम्हें पाँव में पहुंचा दिया। आपने हाथी छू कर उन्हें हीरो बना दिया, दलदल से महल में पहुंचा दिया। और अपने साइकिल छू के उन्हें भी आपने, मैंने उनसे बताया कि कभी कि दलित भाई के पास पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं आए थे, या उनके पास पार्टी नहीं आई थी, हाथी पार्टी, नारा, नेता और विचारधारा नहीं आया था, झंडा, राजनीतिक रूप से वो राजनीतिक हथियार नहीं लाए थे, राजनीतिक स्कूल नहीं खोल रहे थे, तब तक उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। राजनीतिक स्कूल खोला पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम ने, तो राजनीतिक स्कूल में जितने लोग पढ़े
तो आज उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा होते हैं। माननीय मुलायम सिंह के पहले आने से पहले पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्क मैन नहीं थे, तो ये लोग सारे लोग कांग्रेस में पढ़ते थे, तो कांग्रेस का झंडा सारे लोग उठाते थे, तब उनकी माँ के कोख से चरवाहा पैदा होते थे। लेकिन पॉलिटिकल स्कूल खोला माननीय मुलायम सिंह ने, 5 हथियार दे दिया, नेता, नारा, झंडा, चुनाव चिन्ह और सब कुछ, तो ये 5 हथियार लेकर सेना बनाए पॉलिटिकली। तो आज मैं उनकी माँ के कोख से कलम चलाने वाले, देश चलाने वाले, आज के दिन में रक्षा मंत्री उस समय थे, हो गए। तो ये चीज़ें आप लोगों को जान लो कि आपकी माँ के कोख से कभी राजा पैदा होते थे, त्रेता में निषाद राज, गुरुराज महाराज का किला इलाहाबाद में। तो जब राजा होते थे तो पंचम वर्ण थे, 5वां वर्ण आपका था। लेकिन आज आप विधान के मुताबिक लोगों के सोचो, हम केवटा, मल्लावा, बिंद, कश्यप, कहरा, देवर नीचे हैं, लेकिन आप धर्मशास्त्र कहता है कि आप पंचम वर्ण साधु पर हो, पूजनीय हो। और संविधान भी कहता है कि आप अपने वोट से, आपकी आबादी 18% है, तो बस आप पॉलिटिकल स्कूल नहीं है, इसलिए आप जो है आप परेशान हो और सबके उनको पौगा पी के उनको पावर दे रहे हो, अपने पाँव में जा रहे हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा भी राजनीतिक स्कूल होगा, तो मैंने राजनीतिक स्कूल खोल दिया। इसके वजह से उन्होंने हमें पॉलिटिकल डॉक्टर साहब आपने 18% को लेके पॉलिटिकल स्कूल खोला और स्वयं को भगवान घोषित कर लिया। आपकी आरती उतारी जा रही है आजकल। देखिए, आरती उतारने वाली क्या है, मतलब क्या आप स्वयं मतलब भगवान की तरह आपके कार्यकर्ता मानते हैं? हम तो निषाद राज, गुरुराज महाराज और भगवान राम के गले लगे मूर्ति ले, घर घर फोटो है और उसमें एक आरती निषाद राज की लिखी है, भगवान राम की भी उसमें है। तो आपको निषाद राज मानने लगे तो वो अब जब से कहते हैं गु मतलब होता अंधेरा, रू मतलब होता उजाला, जो उजाला अंधेरे से उजाले में ले जाए उसे गुरु मानते हैं। अब गुरु मानते हैं, उनकी आस्था है। अब वो निषाद राज की जगह पर जब हमने कभी कहीं कहा हो कि हमारी आरती उतारो, लेकिन मेरा कोई एक वाइस हो कि मैंने कहीं कहा हो कि हमारी पूजा करो या हमारी, मैंने तो निषाद राज की पूजा करवाते हैं, भगवान राम की पूजा कराते हैं। लेकिन आप मना भी तो नहीं करते। मैं मना तो, आपको ईश्वर आप ऐसा लगता है कि आप अपनी पूजा करा रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि हम आपको मार्गदर्शन आप दिए, हमें रोकिए मत। हमको आपने कहाँ दलदल में थे, आज कहाँ हमें पहुंचा दिया। पहले केवटा मल्लावा कहा जाता, अब निषाद जी कहा जाता। हमें निषाद राज के किले के बारे में पता ही नहीं था कि हम भगवान राम को पार उतारने वाले और उनको गले लगाने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो इतिहास 13 किताब लिखा तो उनके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उनकी आस्था है, उसके कैसे मैं रोक सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि अब ये जिक्र छिड़ गया है तो एक और तीखा सवाल है कि आप, अभी एक तस्वीर आई थी आपकी, कुछ लोग शायद आप पैर दबा रहे थे, क्या था वो? मतलब पैर दबाते हुए अमूमन क्रिटिसाइज होते हैं नेता, जनसेवक माने जाते हैं, वो दूसरों का पैर पकड़ते हैं, आप तो अपना ही पैर पकड़वा रहे हैं। देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज का बेटा हूँ, मैं मंत्री थोड़ी हूँ, मैं संतरी हूँ उनका। संतरी? हमारे एक एक कार्यकर्ता मंत्री है। आज के दिन में जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरों से गलत तरीके मतलब सोच पैदा की जा रही है। वो तस्वीर है जब हम आए थे, कार्यक्रम था लखनऊ में और बैठा हुआ था और मैं मना कर रहा था कि मत यहाँ बैठो नीचे, और बैठा नीचे और बात कर रहा था। हमने कहा नहीं नहीं नीचे, हमने कहा कुर्सी बैठो, कहा नहीं मैं नीचे ही बैठूंगा, और पैर पकड़ लिया। तब तक किसी ने जो है उसने फ़ोटो खींच, बहुत वायरल हो गई। हाँ, तो ऐसा नहीं है हम कि किसी को हम पैर दबाएंगे, मैं तो बल्कि ये दबे हुए लोग हैं, ये दबाए गए लोग हैं, मैं तो इनको पावर दे रहा हूँ। तो आपका पैर दबा रहे हैं? नहीं नहीं, पैर नहीं दबा रहे हैं, वो ऐसे ही फोटो वायरल हो गया। हाँ, अरे और भी तस्वीरें डॉक्टर साहब, आपकी एक तस्वीर है, आप किसी दौरे पे गए थे, कुछ कीचड़ कहीं था तो आपके लिए बिछाया गया। अच्छा कि मैं थोड़ा जिद्दी टाइप हूँ। अरे आप जमीनी स्तर के नेता हैं, कीचड़ में उतरने में क्या? आपके सब लोग कीचड़ में ही काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत जिद्दी नेता हूँ, जो सोचता हूँ उसे कर डालता हूँ। वहाँ एक झील है, मंसूरी झील, वहाँ एक चौधरी नाम के एक जाट, मतलब जाट ने उसको बना रखा, और उस झील पे हमारे विभाग से, NFDB से उसने 2 करोड़ रुपए लेकर हमारे विभाग की झील है डेवलप कर रखा। लेकिन अब डेवलप कर रखा तो हमें बुलाया था कि देख लेते, तो मैं अपने कुछ निषादों को लेके, देखो इसी तरह जगह झील करो। अब उस दिन पानी बरस गया और कच्ची सड़क थी, और मेरी गाड़ी खेत में उतर गई, नीचे चली गई। मैंने अब वहाँ पहुँचने के लिए कोई और तार, एकदम कीचड़ था कि फिसल के नीचे ही जाने के लिए, वो काली मिट्टी थी। तो हम मना कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा था, उसने ला के गिरा दिया और फोटो खींच लिया किसी ने वायरल। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बोरी बिछवा के चले
बनेंगे। भाई मैं कीचड़ में हूँ, आपने देखा वही होगा मैंने कहा ना कि आप जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस निर्बल शोषित तो लोगों उसे मैं का। गया भी, मैं आप उसे देखो, मैं वहाँ पहुँचा लेकर और लोगों को पहुँचाया और क्लास चला दो 1 घंटे का ट्रेनिंग दिया। और उसको आप देखेंगे हमारे विभाग का धीरे धीरे प्रमोशन इसीलिए हो रहा कि हम जहाँ भी इवेंट बनता है तो अब प्रेस को वाले को कम से कम वह दिखाना चाहिए मंसूरी झील की, उससे कितना नहीं, लोग प्रेस आगे तो हैं। ये दिखाता है कि आप जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, 18% लोगों के जिनके पॉलिटिकल गॉडफादर हैं, पॉलिटिकल स्कूल खोला है, वो किस तरीके से राइज कर रहे हैं, वो उनमें बदलाव आ रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है। जब कोई राजनेता अपने जूते साफ करवाता है, मायावती जी की तस्वीर हम लोगों ने दिखाई, उसको दिखाई, नहीं वो ऐसा नहीं उम्मीद है, नहीं की वो जाती है। ऐसा कि और ऐसे कई किस्से हैं। ऐसा जब से वो हुआ तब से एकदम मैंने हमेशा अलर्ट रहता हूँ अपने सिपाही पुलिस को, भाई ऐसे कोई ऐसी तस्वीरें न, ऐसा कोई काम न करने पावे अच्छा, कि उसके बाद जिससे से आप अलर्ट मैं रहने लगे हैं, अलर्ट हो गया कि मैंने कहीं कोई फालतू फोटो ना आ जाए। नहीं, फोटो नहीं आया, ऐसा कोई काम ही नहीं करे कि जिससे कि लगे कि उनसे सेवा ले रहे हैं। हम सेवक हैं ना, हम तो 24 घंटे, आपने देखा होगा कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे बस, उसके बाद 6 घंटे सोता हूँ, सोने के बाद बस शुरू हो गया। आज के दिन में शायद मेरे उस संघर्षों का परिणाम है कि एक समुदाय है जिसका कोई पता नहीं था, इनके ऊपर एक बिकाऊ पियाऊ का लेबल लगा था, ये किसी को वोट दे देते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, कोई इनका कोई पहलू नहीं था। आज इनको जगाने के बाद इन्हें पॉलिटिकल बनाकर इन्हें एहसास करा दिया कि 70 साल बनाम 9 साल बेमिसाल। 9 साल में बहुत बड़े नौ काम किए। निषाद राज का किला मैंने पर्यटक स्थल घोषित कराया, 56 फुट की मूर्ति लगवा दिया, भगवान राम निषाद राज के सर, ये प्रधानमंत्री समझने में देर क्यों हो गई आपको? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप नहीं नहीं, समाजवादी वो पार्टी एक्चुअल के में साथ आप मान जुड़े, लीजिए मैं उस समय अभी मोदी सरकार की उसको क्रिटिसाइज किया जाता था। मतलब बात हम ये कह रहे हैं कि आदमी विचारधारा कैसे बदलता है। आप एक बार समाजवादी पार्टी के साथ आप रहे, फिर बीजेपी के साथ आए, ये कैसे इतना चेंज विचारधाराओं में, कैसे आप, मतलब कहाँ से आप अपने लोगों को सशक्त करने के लिए कर रहे हैं, या सच में उस वक्त समाजवादी पार्टी बेहतर काम कर रही थी और आज बीजेपी बेहतर काम कर रही है? आप ये समझिए कि पहले की सोच जो आपने शब्द बताया कि जैसा संगत होता है वैसा गुण होता है, जैसे लोगों के इंस्टीट्यूट होते हैं वैसे ही उसी तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं साइंस का स्टूडेंट, विज्ञान पढ़कर डॉक्टर बन गया, लेकिन जब सामाजिक काम, मेरे पिताजी सूबेदार थे, मेजर भी हुए, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, चाइना तीनों युद्ध जीता था। अच्छा। और उन्होंने अंतिम में बोला कि भाई ये जो सामाजिक युद्ध है, ये जो है, इसे आपको लड़ना होगा। तो जब सोच के लिए मैं कांसीराम के उस मिशन के साथ था लंबे समय तक, तो जो 15 और 85 का जो मिशन था उसके हिसाब से हम लोग साथ में थे। लेकिन इतनी किताबें पढ़ा अम्बेडकर बात की और साथ में रहे 11 साल, लेकिन निषाद राज के उस किले के बारे में एक लाइन का कहीं जिक्र नहीं था, बल्कि और लिखा गया कि भगवान राम नाम के कोई चीज़ नहीं है, वो काल्पनिक है। लेकिन जब निषाद राज, मैं गोरखपुर में था और जब निषाद उस समय जेल में थे, बसपा की सरकार थी, उन्हें जेल भेजवा दिया था, एक गार्ड में मंत्री थे, तो रात में मिलने जाते थे, रिश्तेदार थे। तो निषाद राज के किले के बारे में हमें जब पता चला तो मैं मैनेजर से बताया, और सांसद था ये, तो मैंने तुरंत, तो एक गाड़ी मेरे पास सफारी थी, उसको लिया। सोशल वर्क पहले कर ही रहा था शक्ति मुक्ति महासंघ के नीचे, एक ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज में, लेकिन उस समय का हम लोगों का नारा था जय ज्योति जय भीम का। पता चला जब उन्होंने बताया कि मेरा किला है, देखो जय भीम बोलने का नतीजा मैं जेल में हूँ, और हम ही भीम वालों को खड़ा किया, हम ही हाथी को खड़ा और बड़ा किया, और हाथी वालों ने देखो मैं सड़ा रहा है और फर्जी केस में जमुना निषाद के। तो मैं जब निषाद राज के किले पर मैं गया तो वहाँ एक पंडित जी मिले और पूरे उसके दास्तान को बताया। रमचौरा गया, किला पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराई। पुरातत्व विभाग जो है यूनेस्को एक डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड लेवल के संस्था है, वो जो वर्ल्ड लेवल की संस्था है, उसको जब जांच हो जाता है तब उस जांच के आधार पर खुदाई होती है, और खुदाई में जब तथ्य मिलता है तो उसे सत्य माना जाता है। तो किला मिला खुदाई में 70 फुट नीचे नींव उसकी 30 फुट गहराई पर है। तो इसके मतलब इतनी उस किले से दुश्मनी थी कि किला तो तोड़, आदमी तो राजा की हत्या हुई, किला भी तोड़ा गया और उसे नीचे भी दबा दिया गया, जिससे लोगों को संस्कृति न पता चलने पाए। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जब भगवान राम
निषाद राज के पास गए बड़े, एक गुरुकुल था जिसमें 2 कुल के लोग पढ़ते थे, निषाद राज कुल और रघुकुल के। अयोध्या में ननिहाल था निषाद राज का, सुमंत उनके मामा थे। जब वो अयोध्या से निकले तो अपने बड़े भाई निषाद राज से मिले, और 4 दिन पहले उनका जन्म है चैत्र शुक्ल पंचमी को और उनका नवमी को, तो हर पंचमी के मैं गया। जब देखा तो हम तो भाई साइंस के स्टूडेंट है, और आर्कोलॉजी ये जो हेरिटेज डिपार्टमेंट, जो यूनेस्को डिपार्टमेंट, उसी साइंस के आधार पर खुदाई होती है। तो जब वो मिला तो ये पता चला ये तो फ्रॉड की कहना कि राम नाम का कोई नहीं है, ये है वो है। उसके आधार पर, रामायण के आधार पर हमारे किले की खुदाई हुई, और 37 बरस पहले खुदाई हुई। इंदिरा गांधी जी, माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका हेलीकॉप्टर उतरा, उनका क्षेत्र भी था, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया। लेकिन उससे हमें थिंकिंग आई, सोच कि जब पता चला कि जब भगवान राम के जब 14 बरस बाद वापस आए, जब गए तो निषाद राज ने अपनी सेना दिया, और निषाद राज की सेना से युद्ध, यहाँ तो खाली हाथ गए थे लक्ष्मण और राम और सीता मैया, सेना तो निषाद राज ने दिया ना, और निषाद राज की सेना से रावण राज खत्म हुआ। 14 बरस बाद जब आप आए अभिषेक, राजा अभिषेक में, तो युद्ध नीति थी ना, राजनीति में निषाद राज को बुलाया गया कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में अतिथि के रूप में। जब दोनों ने मिलकर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया तो राम राज आया, मतलब सुख का राज देने वाला। इसका मतलब उस समय त्रेता में सुख का देने वाला राज था। लेकिन अभी क्या हो गया, मुगल आ गए। मेरी जो सोच बदली कि कभी इस निषाद राज के किले पर हमारा भी झंडा रहा होगा, कभी रहा होगा निषाद राज का झंडा, तभी तो राजा तो एक झंडा लेकर चलता। तो अगर ये राजा का खून है, राजनीतिक खून है, तो ये राजनीति होनी चाहिए। राजा मतलब जब राजा नीति बनाते थे तब प्रजा सुखी थी। तो आप फिर ये सपा के साथ मुगल और इसीलिए अंग्रेज और ये पिछली सरकारें नीति बनाकर दुखी दे रही हैं। तो जो मैं मरीजों को 30% गरीब देखता था, तो वो लगा कि जो बजट के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं, और जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल हैं। तो राजनीति के जो शिकार हैं वो निर्बल हैं, और जो बजट के राजनीति के हिस्सेदार हैं सबल हैं। तो इनको अब एक दल बनाया जा। फिर हमने सोचा वहाँ, फिर संगठन खड़ा किया, एक सोच पैदा की कि अब नीच वाली सोच नहीं। आपने सोच लोगों को किया, समाजवादी पार्टी के साथ आपने काम किया, फिर बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। ये रिलेशन कैसा चल रहा है? सरकार में किस तरीके की भागीदारी, क्या आप लोगों के काम हो रहे हैं कि नहीं इस समय, जो सोच के सरकार में शामिल हुए थे? देखिए, हमने तो सोचा 2017 में एक पहली बार एक विधायक बना, 70 सीट लड़ा। कहते थे 3,000 4,000 वोट है, लेकिन जब 70 सीटें लड़ा तो पता चला 50,000 60,000 30,000 20,000 वोट पाया, और 2,000 3,000 वोट से सपा बसपा हार गई 17 सीट पर, और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं जब आया संविधान में, तो जब हमने उस समय कुछ लड़कों को कोचिंग कराता था, और उनको CPMT में आया, और CPMT का रिजल्ट बदल गया, बसपा की सरकार थी। फिर आए, बड़ा हुआ क्या मामला है सब, पता चला कि जो उसके पास कुछ नहीं है, वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, SC का सर्टिफिकेट लेकर वो डॉक्टर बन गया। और मेरे बिरादरी का आदमी जो है पढ़ने में तेज़ है, वो 1 नंबर कम पाया, वो डॉक्टर नहीं बन पाया। तो पता चला कि ये तो आरक्षण की एक ऐसी व्यवस्था है कि मजबूत घोड़ा जो है वो, अगर कमज़ोर घोड़ा दोनों एक ही टोकरी में रहेंगे तो मजबूत वाला सब चना खा जाएगा। तो आरक्षण में आया कि कमज़ोर वाले के लिए अलग टोकरी कर दी जाए। तो उसमें आया, किताब हमें मिला। हमें एक उस समय आंदोलन चल रहा था, तो एक वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब से, तो एक मझवार सर्टिफिकेट के लिए आया कि संविधान में मझवार शब्द है, जो अनुसूचित जाति की सूची है वो सूचीबद्ध है, उनकी एक व्यवस्था है। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा जो नीचे की जातियां हैं, कि आपको सूचित किया जाएगा कि आपको एक अलग से प्राविधान है, आपको एक संवैधानिक सुरक्षा दी गई। तो ये पता चला कि लेदरमैन और फिशरमैन, लेदरमैन वाशरमैन के लोगों को तो मिल रहा है, ये फिशरमैन का भी मझवार क्यों नहीं मिल रहा? अभी मिल रहा है कि नहीं? आप अभी नहीं, अभी कहाँ, अभी तो मिलेगा, अब उसके लिए प्रयास। क्यों, कब? आप लगातार तो आपको सरकार में है। वहीं आ रहा हूँ। तो पता चला उसका प्रमाणिक दस्तावेज खोजने चलो, खोजो कहाँ है, तो पता चला ये तो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियाँ हैं, 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में, निषाद उसमें सबसे अधिक है। उस समय 2013 में मैं आया कि क्रिमिनल कास्ट की इंक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जनजाति की सुविधा उत्तर प्रदेश में मिलती थी हमें।
चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के फतेह बहादुर सिंह ने कहा था कि जो एससी, जो विमुक्ति जनजाति के जो अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, इनको एसटी का सुविधा दी जाए पढ़ाई लिखाई में। पता चला 2013 में अखिलेश की मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय उसको पता चला, उसमें बदल दिया कि नहीं, जो जिस कैटेगरी में होगा विमुक्ति खत्म कर दी। फिर पता चला निषाद को इस जिले में मुक्ति विमुक्ति है, दूसरे जिले में नहीं है। तो ये सब विसंगतियाँ थी। उसमें आया कि एक इंक्वायरी कराई गोरखपुर में, पता चला मझवार किस तरीके से वहाँ। मैंने 2017-15 में आंदोलन किया, 2014 में किया। ये जो दस्तावेज थे, पता चला कि दस्तावेज चाहिए। जहाँ जहाँ टेबल पर जाते थे, भाई हमारे पास तो फोटो कापी मिल गई कहीं से, लेकिन उसका प्रमाणिक दस्तावेज लिखित चाहिए हमें। लिखित दस्तावेज जब ढूंढने के गए हम लोग दिल्ली में, आरटीआई दाखिल किया, तो आरटीआई में पता चला कि जिस दस्तावेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान की सूची बनी थी, उस समय जो कैटेगराइज लेदरमैन, उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहरवार लेदरमैन होगा, रजक बेरठा कनौजिया वासरमैन होगा, केवट मल्ला बिंद कश्यप ये फिशर मतलब मझवार फिशरमैन होगा। वो उस फाइल को मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दी, पर उसके खिलाफ संसद भवन नई दिल्ली में मार्ग में दाखिल कर दिया। अब पता चला कि ये सपा बसपा फ्री में क्यों कांग्रेस को समर्थन दे रही हैं। ये पता चला कि ये इसीलिए दे रही हैं कि अगर ये 18% आबादी को एससी मिल गया, डॉक्टर संजय सेना बना रहा, तब तो 80 सीट उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, जिसमें 20 सीट अनुसूचित जाति की है, उसमें से 16 सीट निषाद बाहुल है। हम लगभग 3.5-4 लाख हैं। 403 विधानसभाओं में 80 सीट जो अनुसूचित जाति की है, उसमें से 67 सीटें हम निषाद बाहुल हैं, 1 लाख है, 90,000, 1,20,000 है। तो पता चला अगर इतने विधायक आ गए निषाद के, तब तो सदन में इनका कब्जा हो जाएगा। तो सपा और बसपा ने बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन देना शुरू किया, ताकि आप लोग को लाभ न मिले। तो उसके बाद वो मतलब यही है ना, ताकि पता चला कि तब इनको हटाया, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा 2018 में जीता, सपा के साथ था 1 साल, आपने जो बोला, तो सपा के साथ इसीलिए था, बसपा भी थे। सपा बसपा पीस पार्टी निषाद पार्टी, 4 पार्टी मिल के संयुक्त उम्मीदवार थे इंजीनियर तो निषाद लड़े थे। अब हल्ला सपा ने कह दिया मेरे साथ थे, बसपा ने वोट नहीं दिया होता तो कैसे जीतते उस समय। पीस पार्टी निषाद पार्टी अब क्यों नहीं जीत लेते हैं भाई। तो इसलिए एक गलत कहना कि सपा के हम लोग सब एक कॉमन अलायंस था, और उसमें था कि नहीं अब हम लोग पिछड़ों और दलितों के लिए काम करेंगे, और उनके जो मिशन है कांसी राम का, जो मिशन माननीय मुलायम सिंह का, उसको पूरा करेंगे। लेकिन पता चला कि जीतने के बाद रंग बदल गया। 2018 के बाद 2019 में आते आते पूरे समय बीत गया। 2 सीटें देने के लिए कहा था सपा ने, वो भी नहीं दिया, पीस पार्टी को नहीं दिया। तो फिर अंतिम में जब दरवाजा बंद कर दिया सपा ने, तो भाजपा के पास आना पड़ा। भाजपा के साथ इसलिए उद्देश्य में आई, एक तो विचारधारा निषाद राज की भगवान राम से मिलती, दूसरा सरकार रहेगी तभी हमें एविडेंस मिलेगा, तभी सस्ते में समस्याओं का समाधान होगा। उसका फ़ायदा मिला कि रैली हुई, पंचायत हुई, कैबिनेट में आए, माननीय मुख्यमंत्री से लेटर लिखवाया। पहली बार है 70 साल में प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में आरजीआई को लिखना पड़ा कि नहीं 1961 में इनकी गिनती हुई थी केवट मल्ला के रूप में, और ये केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। लेकिन सामाजिक न्याय विभाग इसका नोडल है, पत्र वहां भेज दिया। तो मेरे पास एक प्रमाणिक दस्तावेज हो गया, जिसे मैं गृह मंत्री के पास पहुंचा। फिर बिना प्रमाणिक दस्तावेज के राष्ट्रपति कैसे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के पास, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक वकालत करने के बाद पहुंच गया। तो वकील का काम वकालत करना है और जज का काम है जजमेंट देना। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं आज के इंटरव्यू में जरूर कहूंगा कि आरक्षण न देने के नाते कांग्रेस का दशा हुआ, आरक्षण का विरोध करने के नाते बसपा का दशा हुआ, आरक्षण को उलझाने के नाते समाजवादी पार्टी का दशा ये हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस पर जल्दी विचार करना चाहिए। मैं इस पर टेबल बात हो रही है, उस पर काम हो रहा है, तो नहीं तो उसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भाई क्यों नहीं, निषाद लोग हैं, वो आरक्षण उनका हक है संविधान में। तो अगर आरक्षण संविधान में लेदरमैन हमारा हिस्सा खा रहा है, सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि 23% आरक्षण में अनुसूचित जाति नहीं हो। अब देखिए जब भी मिलते हैं दिल्ली तो उनका भाई अब जल्दी हो रहा है। अब निर्णायक तौर पर मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री से बड़ा टेबल कोई हो नहीं सकता, गृह मंत्री से बड़ा टेबल नहीं हो सकता। उस टेबल पर पहुंच गया, अब अधिकारी नियुक्त है, उस पर अपने काम कर रहे हैं, और इसीलिए धैर्य के साथ हम लोग हैं। और निश्चित रूप से देंगे तो मोदी देंगे तो अमित शाह ही देंगे, कांग्रेस तो देने वाली नहीं, बसपा तो देने वाली नहीं। एक अहम सवाल ये है कि एनडीए गठबंधन में आप हैं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इंडिया गठबंधन आपको पता ही होगा,
तो ये मुकाबला कैसे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और बतौर एनडीए गठबंधन का हिस्सा आप अपनी पार्टी को यहाँ कहाँ देख रहे हैं? क्या तैयारी है आपकी अपनी लोकसभा जो जहाँ पे आपकी बहुलता है, कितनी सीटों पे आपकी अपनी तैयारी? देखिए, हम पार्टी और कैडर खड़ा करते हैं। आज के दिन में 80 सीट का हमारे पास उत्तर प्रदेश में, जिसमें 37 सीटों पर हमारी बहुलता है, बहुत अधिक है। मेरा 3.5 लाख से ज़्यादा वोट मेरे पास है। 37 पे आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, चुनाव नहीं लड़े, मैं बता रहा हूँ 37 सीटें हमारे पास इतनी ऐसी हैं जहाँ 3.5-4 लाख से ज़्यादा वोट है। हम एनडीए की जीत, हमारी निषाद पार्टी, निषादों के वोट से ही काफ़ी है। आज के दिन में हमने उस सीटों पर 37 पर बूथ, मतलब ब्लॉक गठन का, सेक्टर गठन का, ग्राम सभाओं का बूथ गठन का है। हम आसानी से अपनी त्रेता में भगवान राम और निषाद राज जब गले लगे थे तो सीट के लिए नहीं, जीत के लिए थे। तो हम लोग जीत के लिए आए हैं, अब जीत के दे रहे हैं। जीत दिया 2019 में, आज हम लोग हैं, आज वकील बनकर प्रधानमंत्री तक जाते हैं। जीत दिया 2022 में, आपने देखा होगा योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना। तो आज इस समुदाय के लोगों के लिए तमाम जो विभागों में, जो हमारा मत्स्य विभाग है उसमें कुछ था नहीं, पहले कोई पॉलिसी नहीं थी। आज कैबिनेट में रहने के कितनी नाते सीटों पे तो लड़ेंगे? सीटों जो भी, अब हमको लगता है कि अब एक तो पहले से अपना दल है, लंबे समय से अलायंस है, और राजभर जी भी हैं। अपना दल है, राजभर है। तो अलायंस में 25 साल पूरे हो गए हैं एनडीए के, और एनडीए आपस में आराम से बुलाते हैं, माननीय नड्डा साहब, अमित शाह जी। और निश्चित रूप से हमने पिछले बार हमसे मांगा गया था कहाँ लड़ेंगे, मैंने उनको लिस्ट दे दी थी। कितनी और लिस्ट? 15 मैंने तो दी थी 20 सीटों का, तो उसमें हमें 15 मिला, और 15 में से 11 हारी हुई सीटें ली थी, 9 उसमें जीता, 5 उनके सिंबल से। तो लोकसभा निश्चित में रूप क्या से लोकसभा में भी अब जो भी है, जो भी देते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव? निश्चित रूप से इतना जरूर कहूँगा जी। कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और कैबिनेट, ये पांचों स्तंभ पर निषाद पार्टी खड़ा है। तो अगर विधानसभा में 11 हैं तो इस बार लोकसभा में निषाद पार्टी अपने सिंबल पर पहुंचेगी, बस इतना कह सकते अपने सिंबल पे? हैं। सीटों की संख्या तय नहीं है? नहीं, अभी वो उनके बड़े अच्छा, भाई ये हैं भी तो एनडीए गठबंधन में तो नहीं दिक्कत होगी यहाँ पे सीटों के बंटवारे में? ओम प्रकाश राजभर जी का भी इंटरव्यू हमने किया था, उनकी भी अपनी तैयारी चल रही है। और हम लोग 80 के 80 सीटों में से हम लोग, मतलब नहीं, लिबरल, यहाँ विवाद की स्थिति तो हम लोग नहीं है? लिबरल लीडर हैं। हम जब मोदी जी हमारे भोजन भरी थाली प्रचार करते हैं, कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग, भोजन भरी थाली में डॉक्टर संजय को साथ साथ मोदी योगी देख के रखना। तो मैं भी कहता हूँ भाई, भारतीय निषाद पार्टी के लोग, कि कमल में मोदी योगी पर डॉक्टर संजय को भी देख के बटन दबा दें। मतलब कोई तो हम समस्या लोग नहीं है कोई यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं, भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली। हम लोग मिलके हर सीटों पर एक जोर से चुनाव। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुआ घोसी में, तो ये कहा जा रहा है कि जो दावे किए गए थे, जो गठबंधन की जो शक्ति थी वहाँ कमज़ोर दिखी, लोग डिलीवर नहीं कर पाए। लोग अपनी क्षमता से जिस चीज़ को लेकर के आप अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में, 18% लोगों में आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ पर हार हो गई। इसलिए अब जो मांगने की क्षमता है वो कम हुई है। क्यों? नहीं, क्या क्या दिक्कत हुई? हमने तो क्या इतना सच में वहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाए थे? नहीं, हमने तो कहा था भाई हम अपने मछुआ समुदाय के लीडर हैं। हम एनडीए के गठबंधन हैं। हम 43 गांव निषाद हो गए थे, उसमें से हमें 40 गांव में हमें जीत मिली है, 80% वोट मिला है, रिकॉर्ड हमारे पास। 3 जो हारे हैं वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के चलते हारे। वो जाके पहले कह दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं है, कुछ दिन पहले रैली की, और उसकी वजह से उस गांव में समझाने में नाकामयाबी मिली, तो वहाँ वोट कम मिला हमें। इसके मतलब 3 गांव हारे। तो अगर हम 40 गांव में 80% वोट दिलाए हैं तो हम तो अपने वोट के जिम्मेदार हैं ना। बाकी तो क्या था सबको मालूम है। साहब, एक चीज़ मैं इसीलिए कहूँगा, ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई, उन्होंने बूथ वाइज गिना दिया कि हम अपने जो जिम्मेवार थे हमने पूरा करा दिया, आप करें हम जिसके जिम्मेवार थे हम पूरा कराते, भाजपा करिए हमने पूरा। तो वोट गए कहाँ आखिर में? क्यों हार गए 42,000 वोटों से? अब वो तो उस एनालिसिस का है, भारतीय जनता पार्टी तो एनालिसिस सबकी है। जवाबदेही है। नहीं, हम तो अपने जवाब देते हैं कर लें, हमने बताया नहीं, बूथ पर हमारे हैं, गांव पूछ लें, कभी भी चेक कर लें,
वो 40 गांव में हमारे निषाद थे, निषादों ने वोट दिया। सबने वोट दिलाए तो फिर हार कैसे हुई? नहीं, हम अपने निषादों के वोट की बात करते हैं ना। हाँ। बाकी हार का हम उसको जीतने में नाकामयाब रहे। हारे तो पहले भी थे 2022 में, ऐसा तो नहीं कि उसको हम जीते थे हार गए, दोबारा हम जीत नहीं पाए, बस इतना अंतर है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिखा दी, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास दिखा दिया वहाँ पे? नहीं, वहाँ एक्चुअल में हमको जैसे लगा कि जो केंद्र का चुनाव होता लोकसभा का, वो प्रधानमंत्री और उनके अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं उस पर होता है, और नीति क्या बनी पब्लिक के लिए, हमने देश के लिए क्या दिया। जो प्रदेश का चुनाव होता है वो मुख्यमंत्री और प्रशासन और उनके व्यवस्था के हिसाब से होता है। लेकिन जो उपचुनाव होते हैं वो लोकल जो चेहरे पर होता उसे है। सरकार बनना हाँ, बिगड़ना नहीं तो पड़ता। लोकल चेहरे पर होता है तो सरकार को दोष नहीं कहा तो जा लोकल सकता। चेहरे में लोकल दिक्कत चेहरे थी। पर लोकल चेहरे में दिक्कत थी। तो उसके लोकल कैंडिडेट में दिक्कत थी। कैंडिडेट के अनुसार वो हार गए, क्योंकि हम कई गांव में गए तो उन लोगों ने कहा साहब आप दूसरे के लिए कहिए चल जाएगा, लेकिन इनके लिए नहीं गए। तो आप हमने लोग क्यों कहा नहीं अरे बताए भाई? एनडीए के फोरम पे कहना चाहिए था, तो आपसे भी तो लास्ट, पूछा गया रहा होगा। अब लास्ट था तो हम तो 5 दिन पहले गए थे, तो 5 दिन पहले गए थे, तो 5 दिन पहले क्या कहा जा सकता था, चेहरा तो बदला नहीं जा सकता था। एक और आपका बयान बहुत वहाँ पे वायरल हुआ था। आपने कहा कि अभी पाकिस्तान वाला बक्सा खुल रहा है। अरे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा, पाकिस्तान कहाँ से आ गया? वो एक्चुअल में वो जब हम संत कबीर नगर में चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ जब हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे रामललित चौधरी, तो 10 वोट 20 वोट 50 वोट इधर उधर हो रहा था, तो जब 30% बक्से खुल गए तो उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान वाला खुला है, अब जब हमारा खुलेगा तो सब जीतेंगे। अब लास्ट में जीते भी, तो उसका कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए, एक तरीके से नहीं, लेकिन जुबान से विभाजनकारी सोच माना जाता है नहीं, कि भाई विभाजनकारी सोच नहीं कहा जा सकता। कैसे अपने ही लोग हैं, सब कोई तो अपना साहब हिंदुस्तान में हमारे, जो मैं तो यही कहता हूँ ना कि जाल बीनने वाला जुल्हा है, हाँ, जाल बीनने वाले वही को वो भी तो आपके लिए जाल वोट बीनने करता वाले होगा। जला कहते हैं, जला से जुल्हा वो कहते भी हैं, आपके और आपके लिए वोट करता जुल्हा से धर्म बदल दिया तो अंसारी कहते हैं। तो उनसे तो मेरा प्रेम है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि रहते यहाँ हैं, सोच वहाँ की रखते हैं। आवाज़ जब भी कभी देखिए, कभी हिंदू भारत पाकिस्तान का मैच हो या कोई और, तो उनके जो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उसी सोच के लोगों की वजह से आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि उनकी गरीबी है, और गरीबी किसी ने बढ़ाई, वही हाथी साइकिल वालों ने। तो उसकी सोच तो हम लोग, हमारी सरकार उनके पक्ष हैं। क्या करना चाहिए ऐसी सोच वालों का? नहीं, ऐसी सोच वालों को अपनी सोच बदलें, भारत में रहना है तो भारतीय संस्कृति को पालन करना। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, पार्टी के अंदर आपका अपना आंतरिक लोकतंत्र भी होगा। होगा, बिल्कुल होगा, आपने बनाया होगा, आप एक पार्टी चला रहे हैं। क्या महिलाओं को कम से कम पार्टी फोरम पे 33% आरक्षण देंगे? हम तो बराबर की अभी मैंने कल ही जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है, 75 जिलाध्यक्षों की। तो 75 जिलाध्यक्षों में हर जिले में एक जिलाध्यक्ष महिला, हर एक युवा है, हर एक उसमें नौजवान है, एक जो है बुद्धिजीवी है। तो महिला का एक अलग विंग में रहा। हमारे यहाँ एक प्रदेश स्तर पर भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम लगभग हम तो 40-50% के आसपास तो महिलाओं का हमारे यहाँ भागीदारी। घोषणा कर दीजिए ना, मतलब आप तो आप हमारे तो पार्टी के उनके अध्यक्ष घोषणा आप का, हैं। मेरे यहाँ तो आप देखो 15 सीट मिली थी, 15 में एक महिला खुद ही लड़ाई जिताई विधायक को। 15 में अरे तो एक जहाँ से हमारी महिला लड़ने आई वहाँ मैंने दे दी, जहाँ कहीं लड़ने आई होती तो और देते हम, जो लड़ने आई उसको दिया और जिता के। पावर कीजिए आप तो। आप हो रहा, धीरे धीरे अभी तो ऐलान कर दिया महिलाओं को, कर दिया कि भैया आप लोग तैयारी करो, और बधाई है 70 साल से कि जिस आधी आबादी महिलाओं की जिसको हम पूजा करते हो, माँ बहन और बेटी, आप मैक्सिमम इस बार उनको उतारेंगे? निश्चित रूप से वो तो सबको देना ही पड़ेगा। तो अभी नहीं से देते हैं ना, अब तो नहीं देंगे तो ऑलरेडी ऊपर से तय है, नहीं देंगे, नीचे से ऊपर हार जाएंगे। लेकिन अच्छा ये भी है कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं बहुत मांग हो रही है, इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ओबीसी भी तो पिछड़े, वहाँ की महिलाओं को भी तो पार्लियामेंट भेजो, विधानसभा हम भेजो। कह रहे हैं अभी तो पास हुआ ना महिला। आप क्या चाहते हैं, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना OBC चाहिए, की महिलाओं मिलना चाहिए। तो अभी आपने फिर हमारे यहाँ जो पंचायती राज अधिनियम है
उसमें महिलाओं का आरक्षण पहले से था, पिछड़ों में भी महिलाओं का डॉक्टर साहब आरक्षण। यहाँ पे क्यों नहीं बोला आपने? नहीं, हम तो बोले, अभी दिल्ली में जब हमारे इंटरव्यू हुआ तो मैंने बताया नहीं, पिछड़ों का मिलना चाहिए, लेकिन अभी लागू है। किसी भी बिल में जब चाहें तो संशोधन करके कुछ भी लागू कर सकते हैं। तो अभी तो शुरुआत की गई है, और शुरुआत में निश्चित रूप से पिछड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि हम पिछड़ों का हक जो दे रहा है उसके पास साथ रहें, पिछड़ों के नाम पर हम बटे नहीं, एक साथ रहें। अगर मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया है पिछड़ों को, तो हमें पूरी उम्मीद है कि समय आने पर पिछड़ों का भी इसमें जगह अलग से कैटेगरी करेंगे, क्योंकि पिछड़े और लेकिन इसका विरोध बहुत हो रहा है, सब ना हो कि लोकसभा चुनाव में नुकसान हो जाए। अनुसूचित जातियों भाई में, आपको जाना अपने लोगों के बीच में, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए इसी मुद्दे पे आपका। नहीं, अनुसूचित जाति में भी पिछड़ों में महिलाओं का एक रिजर्वेशन होना चाहिए, और पिछड़ों का भी कम से कम लोकसभा विधान। मैं तो कहता ना कि जहाँ कानून बनता है, विधान बनता है, वहाँ पिछड़ों का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान। कहते हैं डॉक्टर साहब, आपने खुद नहीं किया, आपको अभी कहना तो चाहिए मैं इंडिया अभी फोरम पे। तो शुरुआत किया हूँ, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमसे ज़्यादा बोलने वाला कोई नहीं होगा। हम असली फोरम पर हम बयानबाजी थोड़ी देते हैं, हम मुख्य जो व्यक्ति होते हैं, प्रमुख, जिनके हाथों में काम करने का वो होता है, उससे बात करते हैं। जब अवसर मिलेगा प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, तो मैं इस बात को ज़रूर रखूँगा, और इसे तो हमेशा रखता ही रहता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब आपसे कर लें कि जो चुनाव होने जा रहा है, एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। क्या देख रहे हैं इस पूरे गठबंधन और इस लड़ाई को आपस में? 2017 में सपा और बसपा दोनों, कांग्रेस और सपा मिलके लड़ी थी, और 2019 में सपा और बसपा मिलके लड़ी थी, आपने देखा होगा। लेकिन जब से मैं राजनीति में आया हूँ 2017 से, आप देखे होंगे कि जब हमारे लोग हाथी और पंजा, भाई पंजा और हाथी छूना बंद कर दिया, साफ हो गई। साइकिल छूना बंद कर दिया, हाफ हो गई। और भाजपा को छू दिया, हमारे साथ हो गए। तो ये आप जान सकते हैं कि 2017 में कांग्रेस ने को सपा ने उन्हें 100 सीट दे दी थी, 200 लड़े थे, ये 100 वो लड़े थे। क्या हासिल हुआ? कांग्रेस का पाप जब जब भी सपा अपने सर पर लेगी तो समाप्त हो जाएगा। तो उसीलिए 100 सीट देने के बाद भी 200 सीट इनके पास, तो वोट कहाँ है आज के दिन में? इंडिया मतलब यूपीए का कब्रिस्तान है, बस उसके जितने भी घोटाला है वो इसमें नया नाम देकर इसमें दफन करना। तो कांग्रेस, सपा का मतलब कांग्रेस का पाप अपने सर पर लेकर समाप्त होना। बसपा सपा एक हो गए 2019 में, मैं मोदी के साथ खड़ा हो गया। आप देखो क्या हुआ। तो हमारा वोट बैंक है 18% वोट बैंक है। 18 के आसपास मुसलमान हैं, 19% के आसपास। एक बैलेंस रहता हमारा, बैलेंस है, पूरा जातीय समीकरण है यहाँ निश्चित रूप से। और ये चूंकि ये उपेक्षित है ना, 70 साल कांग्रेस के साथ था, फाइल ही गायब करा दिया, और उसको और गायब कराने के लिए सपा बसपा का सहयोग ले लिया। केंद्र में सरकार इनकी थी, विशंबर जी आवाज़ उठा रहे थे, कांग्रेस के सांसद भाग गए, सपा के सांसद भाग गए, बसपा तो ऐसे भी विरोधी है। बसपा आई, बसपा ने हमारे वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 की ज़मीन छीन ली, आरक्षण वापस कर लिया। आज के दिन में समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव को वापस करा लिया माने। तो हमने तो एक लेख लिखा ना कि कांग्रेस सपा बसपा के सब कांग्रेस सपा बसपा के विश्वासघात को न भूले मछुआ समुदाय। वो तो सब जानते हैं। आजकल देखिए, अब तो इलेक्ट्रॉनिक युग है। जैसे मैंने कुछ गलती की तो आप हमसे कह रहे बोरी बिछ रही है, आरती करा दी है, और वो जो है ये है, तो मान लीजिए गलतियां हैं, मैं तो कहता हूँ कि, लेकिन अब दूसरे के द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा हमारे ऊपर आता, चूंकि हम लीडर हैं। तो ऐसे ही ये लोग भी गलती किए हैं, वो सब नोटेड है ना। गलती बदला ले रहे हैं? नहीं, बदला नहीं ले रहे हैं, वो जनता बदलाव करती है ना। बदला नहीं, भाई वो कह रहे हैं कि हाथी बटन दबाते वो हीरो हो गए, और निषाद कैसे जीरो हो गए भाई? हम कह रहे हैं कि एक भी जिले में, एक भी विभाग में एक चपरासी न हो निषाद, एक भी विभाग में कहीं निषाद कोई एक बाबू न हो, तो ये क्या मतलब है? सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है? अब धीरे धीरे हो रहे हैं। अभी देखिए, मैं खुद मत्स्य मित्र की भर्ती करने जा रहा हूँ अपने यहाँ, और मैं मछुआ पद हमारे यहाँ है। मछुआ पद मतलब जो नाव चलाए, जाल भी नहीं, जो डूब के जाए।
लेकिन क्या अन्याय किया पिछली सरकार ने मालूम है? उर्दू अनुवादक भर्ती करके इनकी नौकरी छीन ली। अब निषाद तो उर्दू पढ़ता नहीं बेचारा, और न मछली उर्दू पढ़ती है, तो मछली उर्दू अनुवादक की क्या जरूरत है मत्स्य विभाग में? तो ये कैसे नौकरी किसी का हिस्सा लुटवाया जाता। तो इसलिए समुदाय सब जाना शुरू किया, इसलिए इनसे दूर हो गया। डॉक्टर साहब, एक सवाल अगर आपसे ना पूछें तो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि किसी ने हमसे कहा था चलते चलते आपसे ज़रूर पूछेगा। आपने कहा कि निषाद के लोगों उपेक्षित रहे हैं, बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, आप उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल डायनेस्टी, आप पॉलिटिकल गॉडफादर तो हो गए, पॉलिटिकल डायनेस्टी, वंशवाद की भी बात उठती है। मोदी जी हर मंच से कहते हैं, 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कहा कि वंशवाद पे स्ट्राइक करनी है। आपके ऊपर भी वंशवाद का आरोप लगता है। नहीं, उनका कहने का मतलब है कि मोदी जी के बातों का मैं समर्थन करता हूँ कि कांग्रेस के, आज देखो उनकी इस बोली से कांग्रेस थोड़ी जिंदा हो गई कि अध्यक्ष वहीं उन्हीं के यहाँ गांधी परिवार में होता था। अच्छा। और वहीं से पूरा देश में हमसे जब एक बार कांग्रेसी मिले, एक बार राहुल गांधी मिले, बैठ के बात हुई, तो उन्होंने कहा ऐसे कर, हमने कहा ये पहले बताइए, आपके यहाँ जब कोई जितवाते थे हमारे लोग, तो जो आते थे एक एक लोग आपके, तो कॉलर हिलाए, मैं जितवा लाया, उसे मुख्यमंत्री बना दिया। कभी याद नहीं आया निषाद दलित यादव। आज दलित हट गया और यादव हट गया, तब क्यों नहीं वो जितवा के ला पाते? आज के दिन में आप दिल्ली के संसद भवन में चले जाइए, तो जो वहाँ संसदीय कार्यालय संसद भवन के अंदर लोकसभा में आप देखेंगे कि उसमें कि एक मुसलमान मुझे किसी का नाम के अलावा शकीर रूम किसी का, बाकी सब सैफई के घर का है। तो ये कमरे में उन्हें क्या है? आज मेरा जो घर है वो संघर्षों का घर है। आज जो शुरुआत हुई किताब लिखने की, संकल्प लेने की निषाद राज के लिए, तो अभी शुरुआत है। तो शुरू में ये हुआ कि किसी भी चुनाव जीतने के लिए एक प्रोफाइल चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, पार्टी चाहिए। तो ये पार्टी का जो हमारा चुनाव संचालन समिति था, तो पहले तो ये था कि हमें लड़ना है, तो हम चूंकि हार रहे थे, निषाद पार्टी को लड़ना था। तो जब वो अंतिम में 21 दिन रह गया था, 23 दिन, तब गए थे, तो सारी सीटें तो सपा ने, भाजपा ने डिक्लेयर कर दी थी। तो जो बची थी 8 सीटें, उसमें हम हर जगह हार रहे थे। तो हर जगह हार रहे थे, तो हारने का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब पार्टी हार गई। तो इंजीनियर प्रेम निषाद को एक हुआ कि उनको लड़ा दिया, जो जीत जाएगा। तो एक ही सीट थी, तो उन्होंने जिताया गया। आप देखिए जो हल्ला कर रहे हैं वंशवाद का, उनको पहले देखना चाहिए कि जब हमें 15 सीट मिली, तो उसमें से 5 सीटें मैं लड़के लेके आया कि हमारे निषाद लड़ेंगे। 10 में 5 निषादों के लाए कि निषाद लड़ेंगे, आपके सिंबल से रहेंगे, जीत जाएंगे। आपने देखा होगा 3 निषाद लड़े उसमें, इलाहाबाद में पीयूष रंजन निषाद, है ना, वो भाजपा उन्हें टिकट सीट नहीं दे रही थी, लेकिन मैं अपने कोटे से लिया। डॉक्टर विनोद बिंद सपा में थे, विरोध में, मझवा में, उनको मैं लाया, जिता के विधायक बनाया। आज के दिन इंजीनियर श्रवण निषाद हमारे बेटा, क्योंकि हमारी जो सीट वहाँ थी, तो एक कोई न कोई प्रतिनिधि चाहिए जो विधानसभा में जाए। कौन देखेगा उनको? मैं तो मान लिया MLC नहीं होता, तो कौन इन विधायकों को कोऑर्डिनेट करता पार्टी का? तो पार्टी में एक इंजीनियर श्रवण निषाद चले, तो 2 तो निषाद हैं। 2 जो सीटें और खाली थी, मतलब एक घर में लड़ाना था, 4 बाहर के लड़ाना था, तो 2 बाहर के हैं। 2 बाहर वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके घर तो मैं ये भी फार्म लेके गया था, नहीं लिए, अगर रहते तो जीत जाते। एक 2 को फ़ोन किया, गोरखपुर के 2 बड़े बड़े नेताओं को, कि भाई आप लड़ जाइए, नहीं लड़े। वो सपा वालों ने उन्हें बड़ा लालच दे रखा था, नहीं लड़े। सपा से लड़ गए, एक तो हार गए, ये दोनों सपा से लड़े, दोनों हार गए। हमने कहा हमारे पास आइए, चाहे मेरे सिंबल से लड़िए, चाहे भाजपा के सिंबल से लड़िए, स्वतंत्र हैं आप, हम तो दोनों आपको दे रहे हैं। नहीं समझे, 5 सीटें थी, तो आप उनमें लड़ते, तो हम तो 5 निषाद के लिए खोजे, 5 लेके आए। एक ही मेरा बेटा है, 2 तो हम दूसरे, एक बिंद है, एक मल्लाह करके हैं, तो हमने 2 तो दिया, तो वो तो दिखाई देना चाहिए। तो वंशवाद कहाँ से है? अगर हम उनको न छोड़ के हम दूसरे बेटे को लड़ा देते, दोनों हमारे घर में होते, किसी बहू को लड़ा देते, तब तो होगा कि नहीं। आज के दिन में एक एक कार्यकर्ता मेरे परिवार का, मेरे यहाँ किचन है, गोरखपुर में किचन,
यहाँ हमारा घर जो है जी। वो मेरा आवास नहीं, वो आवाम का आवास है। उस किचन में आप देखेंगे कि डेली 15-16 लोग हमारे कार्यकर्ता हैं वो किचन में, पहले वही खाते फिर बाद में कार्यकर्ता ही आपका परिवार है। मैं परिवार। मेरे दिल्ली वाले चलिए। किचन चले जाएंगे तो सब, तो वो कार्यकर्ता ही मेरे परिवार हैं। अब उनका नंबर आ रहा है, अब मैं डाला 15-16 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, लेकिन अब उन भारतीय जनता पार्टी को करना है, धैर्य रखना है। अब वो नहीं धैर्य आप करना, रखे हैं। अगर हो जाता तो हमें कहने का अवसर मिल जाता कि भाई हमने देखो इतने इन लोगों कितना धैर्य रहेगा? अभी हो जाएगा, अब समय बार बार कहता हूँ हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ अवसर, मैं तो आज ही 1 साल पहले से कह रहा हूँ, जिस निषाद को चुनाव लड़ना हो आज ही आ जाए। भाई अखाड़े में रहेगा भाई, तो अब परिवार के लोगों का हो गया जितना अरे होना था। आज अखाड़े में रहेगा हाँ। तभी तो उसको लड़ाया जाएगा। अब 10 ओके। दिन 5 दिन पहले आएगा लड़ने के लिए निषाद के नाम पर, तो इसका मतलब वो भेजा गया है, वो पहलवान नहीं है, वो भाड़े वाला है। अखाड़े वाला है तो आज ही आ जाए, हम न लड़ाएं। कोई भी लड़ने वाला हमारे यहाँ पहले लड़ने वाली फौज कम है, लड़ाने वाली ज़्यादा है। तो लड़ाने वाली फौज हमारे पास है। अब लड़ने वाले में कोई नहीं आ रहा अभी तक, इसलिए परिवार के लोग। तब लड़ने वाले में जब भी आ जाए, अभी कोई भी व्यक्ति कह दे अच्छा। कि मैं डॉक्टर संजय के साथ था, इतने दिन से साथ था, मैं लड़ना चाह रहा था, हमें नहीं लड़ाया। कोई एक वाइस दिखा दीजिए आपके दिन में, कोई मेरे यहाँ ये भी फार्म भरा हो कि हमने पढ़ा था। 2017 में 70 सीट लड़ा था और उसमें से 15 एक दो और दो भी जो है जाति के लिए थे। 17 सीटों पर मैंने लड़ाया, सबको पैसा दे के लड़ाया, लेकिन 2000, 1500, 3000 वोट से हार लिया, उससे ज़्यादा ले नहीं पाए। 5000, एक आदमी ने 5000। तो जहां हमारा 1 लाख वोट है और हम उसको लड़ा के 2000 वोट लिए, तो मेरा तो पॉलिटिकल नुकसान हो गया ना, है कि नहीं? तो हमें वो व्यक्ति आज के चाहिए जिसके पास पर्सनालिटी हो, जिसकी पब्लिसिटी पर्सनालिटी हो, प्रोफाइल हो, पब्लिसिटी हो। हमारी पार्टी खुद की है, ठीक है, कुछ पैसा खर्च करे वो अभी से। अब 15 दिन पहले आएगा कि हम जाति के नाम पर हमें वोट दे दो, तो 2000 मिला था, ये पहले बताइए। पार्टी जीत के लिए बनती है, हार के लिए नहीं बनती है। तो पहले हमारे कार्यकर्ता सब खुश हैं। पैसा तो कुछ न कुछ खर्च होगा, डीजल लगेगा, जाए चंदा ले, हम अपने हमने तो हमने कहा कि जो बैठे लोग हैं, जब लड़े थे तो पूछे पीयूष जी को कोई पैसा दिलवाया, उनको भी लड़ने के लिए पैसा दिलवाया, तो बेटा समझ के लड़ाया परिवार का, तभी तो पैसा दिलाया लड़ने के लिए। आएंगे तो हम लेंगे, लेकिन आज ही से कम अखाड़े में तो आए। तो अखाड़े में कोई नेता बताइए आज के दिन में कि जिसको मैं मोहब्बत न करता हूँ। मैं तो नहीं भी अखाड़े में थे, मैं 5 सीट गृह मंत्री से लाया था। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा गृह मंत्री को कि हमारे समाज को लड़ने के लिए 5 सीट उन्होंने दिया कि ले जाओ लड़ा दो 5 सीट, और 10 सीट दूसरे को लड़ने। अब बताइए, अब नहीं लड़े 3 मैं क्या, तो मैं क्या कर सकता? अगर लड़े होते तो मैं परिवार की मदद लेनी। तो इसलिए आज के दिन में ये आरोप लगाना कि परिवारवाद है, परिवारवाद एक उन लोगों का, उसके अलावा कुछ और है नहीं। जो लोग कौन बोल रहे हैं, जो आज के दिन में बसपा में थे, जिनके सामने आरक्षण लूटा गया, बोले नहीं, जिनके सामने जमुना निषाद जेल में गए, बोले नहीं, ये ऐसे नेता लोग हैं। वो अपना उनको विरोध करके, जब जमुना निषाद जेल में गए तो बसपा ने उन्हें मंत्री बना दिया। तो मतलब नेता विरोधी हैं, तो विरोध का फायदा उन्हें मिल चुका है एक बार बसपा में, ठीक है ना। फिर हम जब हम 2018 जीते, मतलब 2018 सपा के साथ और बसपा निषाद पार्टी, तो हमारा विरोध करके भाजपा से कुछ लाभ ले लिया। तो ऐसे नेता हैं जो हमारा विरोध करके वो हमेशा लाभ प्राप्त किए हैं। एंटी वाइस राजनीति में हर तरह के होते हैं ना, वो मतलब उसको कहा जा सकता है, उसको हमारे भाषा में, हमारे समाज में उसको सामाजिक दलाल कहते हैं कि ऐसे लोग आते हैं और समाज को बलगलाते हैं और फिर उनको गुमराह करते हैं, विरोधी पार्टियों का फ़ायदा उठाते हैं। हमारे यहाँ सिद्धांत बन गया, जय निषाद राज का झंडा था तो सुख था। हमारे भगवान राम जहाँ सोए थे, रात्रि विश्राम किए थे, उसमें उनके सीने पे एक मस्जिद पड़ी हुई है, उसमें हरे रंग का झंडा लहर रहा है निषाद राज के किले पर। तो असली निषाद जो होगा वो निषाद राज के किले पर हरे रंग का झंडा हटाने के लिए राजनैतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से उसे हटवाने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो उनको मैं सबको बता रहा हूँ कि भगवान राम के भी मंदिर पर हरे रंग का बाबरी मस्जिद का झंडा था। एक बार बंदूक लेके गए
डंडा लेके गए, जय श्री राम का नारा लगाते गए, गोली खा के आ गए। ये गोली मरवाने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहो। अब बंदूक में नहीं ताकत है, बटन में ताकत है। जैसे घर घर भारतीय जनता पार्टी का झंडा पहुंच गया, राम मंदिर बन गया आराम से। तो ऐसे जय निषाद राज का झंडा घर घर पहुंचाओ, निषाद राज की मिट्टी घर घर पहुंचाओ, जय निषाद राज के बारे में बताओ। निश्चित रूप से निषाद राज के किले का झंडा, और सारे निषादों का सम्मान है, चाहे वो सपा में हो, बसपा में, भाजपा में, कांग्रेस में। हमें हमारे साथ बैठे हैं, हम उनके लिए वकालत करते हैं, सीट लेके आते हैं, जीत दिलाते हैं। हमने बैठकर रणनीति अपनाई। रात्रि में हमें मिला था कि बादा में एक निषाद लड़ा दो, आप बुंदेलखंड में एक लड़ाओ निषाद। तो मैं निषाद को इतना, मेरे पास था नहीं नेता, तो मैंने कहा कि निषाद लड़ाना है और जिताना बुंदेलखंड में। तो कहा कि इसको, हमने कहा आप अपने जिला अध्यक्ष को लड़ा दीजिए माननीय बंसल जी से, और लड़ा दिया। और देखो रामकेश जी लड़े और मंत्री बन गए। मैं बधाई देता हूँ कि हमारी बात को माना गया। तो फिर हमें कालपी जाना पड़ा, और कालपी में दूसरे को, वहाँ निषाद को नहीं था। तो हम लोग तालमेल बन के हैं। तो भले हार गए कालपी, लेकिन एक निषाद बुंदेलखंड में जीता। तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बेहतर तालमेल है आपका, और इसी तरह आप अपनी पार्टी भी चलाते रहिए। और बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। और आपने देखा डॉक्टर संजय निषाद को बेबाकी से अपनी बात उन्होंने रखी। जितने सवाल थे हमारे, जितने आरोप थे, उसका उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, हमको ज़रूर जवाब दे करके बताएं, ताकि हम अपने आगे आने वाले शोज़ में उनको शामिल कर सकें। नमस्कार।